किसी ने कल क्लास लगाई थी आफ्टरनून में? किसी ने क्या, सबने लगाई थी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरी कल मिस हो गई। कल आपने क्या करवा दिया था? कल सुपर कंडक्टिविटी करवाई थी। वो मैम CMP कंप्लीट हो गया? हाँ जी। आज क्या करना है? कल स्टैटिस्टिकल भी स्टार्ट करवाई थी थोड़ी सी। आज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स करनी है। मैम समझ आ जाएगा हमने करने की? आ जाएगा। थैंक यू मैम। मैम कल वाली वीडियो आप कब तक अपलोड कर दोगे? 9 बजे तक। ठीक है मैम। आज हम नेक्स्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैम कल वाले के लिए कितने को पेज छोड़ दे? कितना करवा दिया आपने? बस 2 पेज छोड़ दो। मैम तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से क्या मतलब है? जब हम एटम्स की बात करते हैं, किसी का माइक ऑन है। जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, एटॉमिक लेवल मींस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। ठीक है। जैसे अगर इसकी एग्जांपल से बताऊं, ये मार्कर है। ठीक है। आप लोगों ने मार्कर के बारे में बताना हो कि इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे और बताएंगे कि हाँ ये इतने एक्स में है, इतने वाई में है, इतने जेड में है। तो अगर आपको पोजीशन पता चल गई, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, एक्सेलरेशन पता चल जाएगी, मतलब आप सब कुछ, एनर्जी, मोमेंटम, सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है। तो आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इलेक्ट्रॉन की, अगर आपने सब कुछ, इलेक्ट्रॉन का आपने सब कुछ डिस्क्राइब करना है तो कैसे करोगे? पहली चीज, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो क्या होगा? वो रिवॉल्व अगर कर रहा है तो मान लो जैसे ये है, ये एटम है, मतलब न्यूक्लियस है ये, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आपने पोजीशन फाइंड किया, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कभी आपको यहाँ पे मिलेगा, हो सकता है यहाँ पे आपको दोबारा इलेक्ट्रॉन मिले ही ना, क्योंकि वो इतना, उनका मास इतना स्मॉल होता है और इतनी स्पीड से वो मूव करते हैं कि
हो सकता है आपको इस पोजीशन पे दोबारा मिले ही ना, तो हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन उसकी फाइंड कर ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन की पहली चीज हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर ही नहीं सकते। एग्जैक्ट पोजीशन क्या, हम उसकी पोजीशन ही फाइंड नहीं कर सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मुझे पोजीशन नहीं पता चली तो मैं ना उसकी वेलोसिटी निकाल सकती हूँ, ना मोमेंटम, ना एनर्जी, मतलब कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, एक एरिया डिफाइन करते हैं। अब आप देखो ये एक ऑर्बिट है, ये क्या है, एक ऑर्बिट है, ये इतना एरिया। अब हमें ये तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में है, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में है, चाहे वो कहीं पे भी है इस एरिया में, बट इस एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक रीजन की बात करते हैं कि हाँ इतने रीजन में अगर है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। अगर यहाँ पे नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं कि हाँ इस एरिया में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, अगर इस एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो जब भी हम एटॉमिक लेवल की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे। यहाँ पे देखो अगर पार्टिकल है, अगर यहाँ पे पार्टिकल है तो मैं प्रोबेबिलिटी कितनी ले रही हूँ, 1। मतलब ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये यही बता रहा है हमें, पार्टिकल के होने की संभावना बता रहा है। अगर पार्टिकल है तो प्रोबेबिलिटी 1 है, अगर अगर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ ई से, इसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ ई से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि सबसे ज्यादा केस पूछा जाता है फर्मियोन्स का। अच्छा, एफ ऑफ ई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो वैल्यू है वो इतनी होती है, 1/e⁻⁻ EF बाय केवीटी प्लस ए। ये प्लस ई के इसमें है, ई की पावर में नहीं है, ये ऐसे पड़ा है। प्रोबेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला तीनों के लिए होगा, मैक्सवेल के लिए भी होगा, फर्मी के लिए भी होगा और बोस आइंस्टाइन के लिए भी होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो ई तो एनर्जी है, ई क्या है, एनर्जी है पार्टिकल, और ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी। यहाँ पे के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, तो यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास क्या है, कि कांस्टेंट है। ए की वैल्यू क्या होगी, 1, किसके लिए, फर्मियोन्स के लिए। ए की वैल्यू होगी 0 क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए, ए की वैल्यू -1 होगी बोसॉन्स के लिए। ये क्या है, जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये तीनों तरह के पार्टिकल्स के लिए वैलिड हो जाता है। ए की वैल्यू 1 रखोगे तो ये फॉर्मूला फर्मियोन्स के लिए बन जाएगा, ए की वैल्यू 0 कर दोगे तो यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए बन जाएगा, और अगर आप ए को -1 कर दो तो यही फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, बोसॉन्स के लिए बन जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ऑप्शंस दिए होते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताओ, फर्मियोन्स के लिए क्या होगा, क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, बोसॉन्स के लिए क्या होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे देखें इसको, अगर हम आगे फर्मियोन्स की बात करें, फर्मियोन मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोगों को एक चीज पता है, फर्मियोन्स के लिए देखो तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी, +1। ए की वैल्यू कितनी रहेगी, +1। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जब भी हम मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में बात करते हैं, या फिर यूनिवर्स का रूल है कि हर एक स्टेट अपनी ग्राउंड स्टेट में रहना चाहती है, हर एक चीज अपनी ग्राउंड स्टेट में रहना चाहती है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर रहना चाहती है, मान लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें देखो ऐसे प्रेजेंट होते हैं 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होती है, फिर आगे 3s0 3p0 अप टू सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा,
ठीक है। अब ये जो फील्ड है जिसमें सारे के मतलब ये यहाँ पे एक लेवल है जिसके आप नीचे देखोगे तो सारे क्या मिलेंगे, आपको फील्ड मिलेंगे। एक लेवल, इस लेवल के अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको सारे क्या मिलेंगे, अनफिल्ड मिलेंगे। अब आप लोगों को पता है कि पी के कितने आगे 3 ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये ऐसे पड़े होंगे। पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ऐसे पड़े होंगे। अब ये जो लेवल है, ये लेवल है, इसको मैं फर्मी लेवल का नाम दे रही हूँ। ये जो अपर मोस्ट लेवल है इसको मैं क्या बोल रही हूँ, या फिर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो। देखो, ये जो लास्ट फील्ड ऑर्बिट है, लास्ट फील्ड ऑर्बिट है, उसको मैंने बोल दिया फर्मी लेवल। और फर्मी लेवल का क्या मतलब है कि अगर आप इसके नीचे देखोगे ना, सारे आपको क्या मिलेंगे, फील्ड। देखो इसके नीचे सारे क्या है, ऑर्बिटल्स, फील्ड पड़े हैं, ठीक है। और अगर आप इस लेवल के ऊपर देखोगे तो सारे क्या मिलेंगे आपको, अनफिल्ड मिलेंगे। इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। या फिर फर्मी लेवल को आप कैसे बोल सकते हो, अपर मोस्ट फील्ड लेवल है ये, ठीक है। फर्मी लेवल अपर मोस्ट फील्ड लेवल है। तो फर्मी लेवल के अगर आप नीचे देख रहे हो तो सारे फील्ड मिलेंगे, ऑक्युपाइड मिलेंगे। और अगर आप उसके ऊपर देखोगे तो सारे क्या मिलेंगे, अनफिल्ड रहेंगे, ठीक है। ये होता है फर्मी लेवल और इसकी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी, ठीक है। अब एक और चीज है, ये जो इतना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जो ये एम्प्टी पड़े हैं इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जो फील्ड स्टेट्स होती हैं उसको बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है वैलेंस बैंड। और जो सारे एम्प्टी पड़े होते हैं वो क्या होंगे, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ऐसी चीज है, इस तरफ एनर्जी है, मैंने ये ऐसे बना दिया, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड क्या है, सारा फील्ड है, कि वैलेंस बैंड क्या है, सारा फील्ड है। तो अगर मैं इस तरफ एफ ऑफ ई बनाऊं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जीरो, ग्राउंड स्टेट मतलब जब 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली सारी चीजें 0 केल्विन पे बात करते हैं, चाहे अब तक हम 0 केल्विन पे पहुंच ही नहीं पाए। हम अब तक कितने केल्विन पे पहुंचे हैं, हम अब तक 4 केल्विन पे पहुंचे हैं। तो अगर हम 0 केल्विन पे बात करें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वैलेंस बैंड में। और जो कंडक्शन बैंड है वो क्या रहेगा, अनफिल्ड रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे खाली है। तो इस तरफ मैंने बनाया है एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी। अगर आप अभी वैलेंस बैंड में देखोगे कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसी वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है ना, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1। इसकी प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या रहने वाली है, 1। अब इस लेवल को हम बोलते हैं ईएफ। इस लेवल को बोलता है ईएफ, क्योंकि अगर आप ईएफ के नीचे देखोगे तो सारे फील्ड हैं, अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो सारे क्या मिलेंगे, अनफिल्ड मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फर्मी लेवल पे बात करें, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एफ ऑफ ई को डिफाइन करूं, आप एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अगर मैं वेलेंस बैंड में खड़ी होके देखूं, वेलेंस बैंड में खड़ी होके देखने का क्या मतलब है, वेलेंस बैंड में खड़ी होने का मतलब क्या है कि जो ई है वो लेस है ईएफ से। मैं ईएफ एनर्जी से कम एनर्जी पे देख रही हूँ ना, यहाँ पे मतलब मैं ई ईएफ से बड़ी एनर्जी पे देख रही हूँ, ठीक है। पहले केस लेते हैं कि अगर मेरे पास एनर्जी छोटी है ईएफ से, अगर एनर्जी मैं मतलब यहाँ पे खड़ी होके देख रही हूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे खड़ी होके देख रही हूँ, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ईएफ। अगर ईएफ बड़ा है तो यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव साइन निकलेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन निकलेगा, ईएफ माइनस ई बाई के बी टी। अगर मैं 0 केल्विन पे देख रही हूँ, अगर मैं 0 केल्विन पे देख रही हूँ चीजें, तो
देखो यहाँ पे 0 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/0 इन्फानाइट। 1/0 इन्फानाइट, साथ में क्या पड़ा है, माइनस। माइनस तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इन्फानाइट। ये बन जाएगा माइनस इन्फानाइट +1। ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो ये बन गया 0 + 1, तो ये बन गया 1। तो जब मैं यहाँ पे हूं तो एफ ऑफ ई की कितनी वैल्यू है, 1। तो अगर मैं E लेस देन ई एफ पे देख रही हूँ तो एफ ऑफ ई की कितनी वैल्यू है, 1 है। ठीक है, क्लियर है ये सबको। मैम। आज बोर्ड ब्लर तो नहीं है? नहीं मैम, ठीक है। तो अगर मैं वैलेंस बैंड, यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाया, वहाँ पे ई माइनस ई एफ ही आएगा, वहाँ पे ई एफ माइनस ई कैसे हो गया? मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया ना, ठीक है मैम। माइनस साइन कॉमन निकाला। अब आप करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर आप इसमें भी रखोगे इसमें भी नेगेटिव ही आएगी। हाँ जी, हाँ जी। मैम जो ई है वो मतलब वैलेंस बैंड की एनर्जी है ना वो, और जो ई E एफ है वो, यस मैम, ई माइनस ई एफ जो आपने वैल्यू पुट की है। नहीं, मैं अगर यहाँ पे खड़ी होके देख रही हूँ, कहीं वैलेंस बैंड के किसी लेवल में खड़ी होके देख रही हूँ, अगर मैं अभी कंडक्शन बैंड के किसी लेवल में खड़ी होकर देखूं तो उसकी एनर्जी को भी मैं ई ही बोलूंगी। ओके मैम, फिर ई क्या होगा? एनर्जी है जिसको आप देख रहे हो। ओके मैम, मतलब पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि ये वैलेंस की है, मतलब हाँ, किसी एनर्जी है बस। स्टेट की, ईथ स्टेट की एनर्जी है ये। ओके मैम। तो अगर मैं अभी E ग्रेटर देन ई एफ पे देखूं, तो E अगर बड़ा हो जाए ई एफ से, तो अगर ई एफ से बड़ा है, तो E अगर बड़ा है तो यहाँ पे क्या रहने वाली है, पॉजिटिव क्वांटिटी रहने वाली है, पॉजिटिव रहेगी ना ये टर्म। अब अगर आप T को 0 कर दोगे, 1/0 क्या बनेगा, इन्फानाइट। 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फानाइट +1। ई रेस टू पावर इन्फानाइट, इन्फानाइट होता है। और यहाँ पे अब इन्फानाइट में 1 प्लस करोगे तो वो इन्फानाइट ही रहेगी ना चीज। तो 1/इन्फानाइट 0, तो एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो 0 केल्विन पे अगर आप कंडक्शन बैंड में खड़े होकर देखोगे तो एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। इसका मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल है ही नहीं। 0 केल्विन पे हमने यही बोला था ना कि सारे के सारे लेवल्स कंडक्शन बैंड वाले क्या पड़े हैं, खाली पड़े हैं। तो अगर खाली है वहां पे प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, यही चीज हमने बोली थी। अच्छा, अगर हम E इज इक्वल टू ई एफ पे देखें, अगर मैं फर्मी लेवल मतलब E पे देखूं, अगर मैं ई एफ पे खड़ी होके देखूं तो क्या होगा, अगर ई एफ के इक्वल है तब क्या होगा, तो एफ ऑफ ई की वैल्यू बन जाएगी, ये दोनों इक्वल हो गए, ई इज इक्वल टू ई एफ, मतलब ये क्या बन गया, 0। ई रेस टू पावर 0/kBT +1। ई रेस टू पावर 0 कितना होता है, 1। 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 1/2, 0.5 है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो एक चीज सोचने वाली है, इसकी वैल्यू है 0.5। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि जब आप E इज इक्वल टू ई एफ पे हो, ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म 0 हो गई, नीचे चाहे 0 रखो, इन्फानाइट रखो, कुछ मर्जी रखो, इसकी वैल्यू ने 0 ही रहना है। इसका मतलब अगर 0 रहेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो एफ ऑफ ई की वैल्यू ने 0.5 ही रहना है। कब, जब हम लोग फर्मी लेवल पे खड़े होके देख रहे हैं, जब E इज इक्वल टू ई एफ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेम्परेचर को चाहे कुछ मर्जी कर दो, चाहे आप टी को 0 रखो, 1 रखो, 200 रखो, इन्फानाइट कर दो, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहनी है, 1/2 ही रहनी है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे देखोगे इसकी वैल्यू ने क्या रहना है, 0.5 रहना है। अब लोगों ने एक ग्राफ देखा होगा, आप लोगों ने कैसा ग्राफ देखा होगा, ये 0 केल्विन पे है। हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
वैलेंस बैंड वालों को एनर्जी मिलेगी तो वो कहाँ पे जंप करेंगे, कंडक्शन बैंड में। तो और एनर्जी देते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि ये ऐसे शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए, वैलेंस बैंड वाले कंडक्शन बैंड में जाने स्टार्ट हो गए। अब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ये ऐसे चलता जाएगा काम। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ये ऐसे चलता जाएगा। ये T1 पे है, ये वाला T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है, ये T4 पे है। और T4 इज ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ये ऐसे चलेगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये क्या है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, कंडक्शन बैंड की तरफ। बट आप लोगों ने एक चीज देखी है, जो मैं हर लाइन क्रॉस करवा रही हूँ, वो कहाँ से क्रॉस करवा रही हूँ, 0.5 से। 0.5 से ही क्यों क्रॉस कर रही है, ये हमने अभी तो निकाला है कि चाहे आप जितना मर्जी टेम्परेचर कर लो, एफ ऑफ ई की वैल्यू ने ई एफ पे कितना रहना है, 0.5 ही रहना है। तो इसकी वैल्यू चाहे इनफाइनाइट टेम्परेचर क्यों ना कर लो, कर्व ने इस पॉइंट से पास होके जाना है, ई एफ पे एनर्जी 0.5 रहनी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसको, एफ ऑफ ई की वैल्यू 1 है कब, अगर ई लेस देन है ई एफ से, 0 है अगर ई ग्रेटर देन है ई एफ से, अगर ई इक्वल हो जाता है ई एफ से तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जनरलाइज केस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था, यहाँ पे आ जाएगा ए कि फर्मियोन्स के लिए क्या है 1, यहाँ पे क्लासिकल के लिए यहाँ पे 0, और बोसोन्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्या करवाया है मैंने। मैम ग्राफ रिपीट कर दो मैम, ग्राफ। एक्सक्यूज मी मैम, जो हमने लास्ट में लिखा है हाफ इक्वल टू एफ, इसके साथ ये लिख सकते हैं फॉर ऑल टेम्परेचर यस लिख सकते हो। एक्सेप्ट 0। 0 पे भी इतनी वैल्यू है, ओके 0/0 करोगे तब भी सेम चीज आई। मैम 0.5 मतलब क्या होगा कि वो पी 2p x में रहेगा या 2p y में जाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा मैम। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अगर 0.5 की प्रोबेबिलिटी पे आ रहा है, मतलब 0.5 प्रोबेबिलिटी। 0.5 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आपके इलेक्ट्रॉन चाहे उसमें शिफ्ट हो रहे हैं कंडक्शन बैंड में, मतलब कि मैक्सिमम ये हाफ तक शिफ्ट होगा, कंडक्शन बैंड के हाफ उधर शिफ्ट हो जाएंगे, बट हाफ अभी भी प्रेजेंट रहेंगे, चाहे आप जितना मर्जी टेम्परेचर कर लो। मींस मतलब एक्साइटेड अगर हम कर रहे हैं उनको, तो मतलब लोअर वाले में वैलेंस बैंड में मतलब 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब ऐसे कह रहे हो आप, है ना, सारे नहीं जाएंगे कंडक्शन बैंड में। हाफ रहेंगे ही रहेंगे, ओके मैम, या मतलब फिर मैम आप अगर 6 है टोटल वैलेंस बैंड में, तो मतलब 3 रहेंगे ही रहेंगे, 3 जा सकते हैं। हाँ ये चीज भी बोल सकते हो आप, ये चीज भी बोल सकते हो। अगर आप इसको देख रहे हो, ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है, पहले ये ग्राफ था 0, ये पे यहाँ पे ऐसे था ना, देखो पहले ये था ग्राफ। इस ग्राफ का क्या मतलब था कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड सारा फिल्ड था, कंडक्शन बैंड सारा खाली था, ठीक है। अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो देखो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जंप करने लग गए, कंडक्शन बैंड में। ये यहाँ से खाली होके यहाँ पे जाना स्टार्ट हो गया। ये वैलेंस बैंड कहाँ पे जाना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो इतना एरिया यहाँ पे पहुंच गया, फिर इतना एरिया पहुंच गया, तो ऐसे सारा ये वाला वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जो कोई भी आप लाइन बनाओगे, ये 0.5 से पास होके जाएगी, क्यों, हमने यहीं पे निकाला है ना कि जब E इज इक्वल टू ई एफ एस की वैल्यू 1/2 ही रहनी है एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये कर्व याद रखो, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। कोई और डाउट हो इसमें पूछ सकते हो।
करें नेक्स्ट। यस मैम। अब आपको कई बार मतलब कुछ चीजें हैं जैसे सबसे पहले आता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है? जब भी हम कॉन्टिन्यूस लेवल की बात करते हैं, जब भी हम कॉन्टिन्यूस लेवल्स की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस लेवल में क्या है, जैसे आपके पास ये लाइन है, ठीक है? ये 0 है, ये 1 है। अब ये कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट बोलूं या तो 0 होगी वैल्यू, या 1 होगी, या 2 होगी। अगर मैं इसके बीच में देखूं ना, 0 और 1 के बीच में देखो कितनी चीजें आएंगी, 0.01, 0.001, 0.00, मतलब कितनी ज्यादा वैल्यूज आएंगी। तो 0 और 1 क्या है? कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेम चीज देखें कि एक मेरे पास एनर्जी ई है, एक ई प्लस डी है, इस इंटरवल में अब बहुत पता नहीं मेरे को कितने के एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, कितने के एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। तो इस इंटरवल में कितने एनर्जी लेवल्स हैं उसको हम बोल रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो अगर आप लोगों से पूछे कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे कि इस स्टेट में, ठीक है, इस स्टेट में आगे मतलब इस इंटरवल में आगे कितने और एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, उसको हम टोटल कितने एनर्जी लेवल्स हैं उसको हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हम जी से डिनोट करते हैं। अब इसकी मैं आपको लोगों को कोई डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी, जस्ट डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगी। जी ऑफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई रेस टू पावर डी बाई एस माइनस 1। मैम एक बार फाइन करवा दीजिए प्लीज। क्या करवा दीजिए? फाइन डेफिनेशन। डेरिवेशन फाइंड। नहीं नहीं मैम, डेफिनेशन। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की दोबारा बता दूं? मैम मैं कह रही हूँ एक बार डेफिनेशन थोड़ी वर्डिंग में बता दीजिए, हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर ले। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, number of energy levels in interval DE। DE इंटरवल में आगे कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई रेस टू पावर डी बाई एस माइनस 1। आपको पेपर में इसी के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी के साथ कैसे वेरी करता है, तो वो ऐसे वेरी करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे डी और एस क्या है? ई तो एनर्जी है जिस लेवल की आप बात कर रहे हो, और यहाँ पे डी क्या है और एस क्या है? डी है डायमेंशन, डी है डायमेंशन। अगर आप 1D की बात कर रहे हो तो डी की वैल्यू है 1, अगर 2D की बात कर रहे हो तो डी की वैल्यू 2 है, अगर 3D की बात कर रहे हो तो डी की वैल्यू कितनी है? 3। डी क्या है? डायमेंशंस है। अगर आप 1D की बात कर रहे हो तो डी की वैल्यू 1 है, अगर 2D की बात कर रहे हो तो डी की वैल्यू 2 है, अगर 3D की बात कर रहे हो तो डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब यहाँ पे एस क्या है? एस एक कांस्टेंट है, जैसे ए था ना, मीन्स हमने तीनों के लिए इसको जनरलाइज करना है कि क्लासिकल के लिए क्या होगा फॉर्मूला, बोसोन्स के लिए क्या होगा, और फर्मियंस के लिए क्या होगा। हमें तीनों तरह की मतलब स्टैटिस्टिकल, जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होता है, बोस आइंस्टाइन, मतलब तीनों के लिए हमें वो चीज डिफाइंड करनी है, जनरलाइज करनी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एस क्या है कि कांस्टेंट है, एस की वैल्यू 2 रहती है नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, और एस की वैल्यू 1 रहती है रिलेटिविस्टिक केस के लिए। अब रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक का क्या मतलब है? रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक मींस जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, फॉर एग्जांपल फोटॉन्स। अगर आपको फोटोन मेंशन कर दिया ना तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये एक रिलेटिविस्टिक है। बाकी अगर आपको कभी इलेक्ट्रॉन मेंशन हो, ठीक है, तब आप नहीं बता सकते कि वो रिलेटिविस्टिक है नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है। तो फोटोन एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो उसके लिए एस की वैल्यू 1 होगी और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए एस की वैल्यू 2 होगी। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है पेपर में, ये चीजें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ लाइन, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सी डायमेंशन है और रिलेटिविस्टिक है नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो आप लोगों ने क्या मानना है, आप लोग नॉन रिलेटिविस्टिक का केस मान के, नॉन रिलेटिविस्टिक और 3D में मान के काम करोगे। इफ इट इज नॉट गिवन, अगर आपको पेपर में मेंशन नहीं है कि कौन से केस की बात कर रहे हैं, 3D है, 1D है, 2D है, और नहीं बता रहे कि रेलेविस्टिक है, ठीक है, अगर तो उन्होंने बोल दिया फोटोन के लिए बताओ, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फोटोन एक रेलेविस्टिक पार्टिकल है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और अगर आपको मेंशन नहीं है तो आपने नॉन रेलेविस्टिक और 3D का केस लेके चलना है। नॉन रेलेविस्टिक मींस एस की वैल्यू आप 2 लेके काम करोगे और डी की वैल्यू 3 लेके काम करोगे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं 2D के लिए एक क्लासिकल पार्टिकल है 2D में, ठीक है, उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी के साथ कैसे वेरी करेंगी, बता सकता है कोई? एक क्लासिकल पार्टिकल है, ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल है 2D में, एनर्जी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो एनर्जी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, बताओ जल्दी से, 1 मिनट है आप लोगों के पास। इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट यस, 2/2 1 - 1 0 इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे मैंने बोला है 2D बोला है तो डी की वैल्यू 2 और कुछ भी मेंशन नहीं है, रिलेटिविस्टिक है नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो एस की वैल्यू मान लोगे 2, तो जी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/2 - 1, तो ये बन जाएगा 1 - 1 0, तो ये आ जाएगा जी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे किसी भी केस के लिए निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब उसके बाद मैम ये फोटोन का क्या लिखा है? कहाँ पे यहाँ पे आपने रब कर दिया, फोटोन लिखा हुआ था, उसका क्या था वो? मेरे को अभी भी नहीं सुना जितेंद्र, हाँ जी मैम। मेरे को सुनाई नहीं दिया। हमने रिलेटिविस्टिक के लिए लिखा था जितेंद्र, रिलेटिविस्टिक केस के एग्जांपल है फोटोन। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जैसे अभी किया था, मैम अगर कुछ ना दिया हो तो हम हर बार नॉन रिलेटिविस्टिक का लेके चलेंगे? यस यस, और 3D का केस लेके चलेंगे। मैम इंडिपेंडेंट वाली लाइन क्या बोली थी आपने कि ये इंडिपेंडेंट होगा किसके मैम? एफ ऑफ ई जो मैंने एग्जांपल लिखवाई थी वो ऐसे आ गया था ना, हाँ ई जी रेज़ टू मैम। पावर 0, हाँ जी। तो यहाँ पे ई रेज़ फोफी टू नहीं मैम, पावर 0 जीओ 1 भी होगा आया ना, था। है ये तो जी, मैम प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं होगा, जीओ फी आया था। सॉरी जी, ये आया था ना, हाँ जी तो ये इंडिपेंडेंट ही हो चुका है ई के। मैम एनर्जी लेवल्स मतलब इस पे डिपेंड नहीं करेंगे कि कितने होंगे उसके अंदर? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हर एक के लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ओके मैम। अब हमने अभी ऐसे किया था कि ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। अगर हम 0 केल्विन पे ही देखें, क्यों, क्योंकि हर एक चीज अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ी है, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ी है तो हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इस वैलेंस बैंड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, या फिर एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, और हर लेवल की एनर्जी अगर मतलब हर लेवल की एनर्जी डिफरेंट होगी ना, तो यहाँ पे टोटल पार्टिकल्स अगर मुझे पता चल गए तो टोटल सिस्टम की कितनी एनर्जी है, ठीक है, एक पार्टिकल की कितनी एनर्जी है, तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी हम जनरलाइज फॉर्मूला लिखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ
पार्टिकल्स, और इसको बोल सकते हो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये किसके इक्वल होंगे? ये इसको मैं लिख रही हूँ n, और ये इक्वल होते हैं v प्रोपोर्शनल, अच्छा, s बाई डी ई एफ रेस टू पावर डी बाई एस। डी बाई एस होता है, हाँ ये होता है। n किसके इक्वल होता है? v s बाई डी ई एफ रेस टू पावर डी बाई एस। अच्छा, आप लोग ना इसको ऐसे छोड़ दो और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये ऐसे प्रोपोर्शनल होता है। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, v वॉल्यूम है, EF आपको पता ही है फर्मी एनर्जी, d की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, s की वैल्यू आपको पता है। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे वेरी करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे वेरी करते हैं। अब मैं अगर टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी को देखूं, एवरेज एनर्जी ये ऐसे वेरी करेगी, EF रेस टू पावर D बाई एस प्लस 1, ऐसे वेरी करती हैं। ये दोनों चीजें आ जाती हैं पेपर में। एक मिनट में मार्कर में इसे डाल लूं, तब तक आप ये लिखो। मैम हाँ जी, वहां पे सिर्फ EF ये फर्मी एनर्जी लेवल ही है ना यहाँ पे? हाँ जी। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवरेज एनर्जी के साथ कैसे वेरी करते हैं ये पता होना चाहिए, और टोटल एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी कैसे वेरी करती है वो चीज पता होनी चाहिए। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे जो फर्मी एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब फर्मी एनर्जी इतनी होती है, ठीक है। अगर फर्मी एनर्जी देखो के भी तो कांस्टेंट है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टी के, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, टी रेस टू पावर डी बाई एस, या फिर v टी रेस टू पावर डी बाई एस प्लस 1। तो चाहे अगर आपको पेपर में EF के साथ वेरिएशन पूछी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर T के साथ वेरिएशन पूछी है तो आप ऐसे लिख सकते हो। EF की जगह पे क्या लगा दोगे? सिंपल T लगा दोगे।
ऐसे ही एवरेज एनर्जी यहाँ पे EF है, EF की जगह पे क्या कर दोगे T, सेम ही चीज है, ठीक है। एक और चीज है, एक आपको पूछ लिया जाता है एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, ये जो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल है इसको हम ऐसे लिखते हैं D/D प्लस SEF। कितनी वैल्यू होती है इसकी? एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल की वैल्यू इतनी रहती है, ठीक है। आप दोनों को डिवाइड कर दोगे, V कैंसिल हो गया तो EF बचेगा, बट जो प्रोपोर्शनलिटी है ना, प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे ये कांस्टेंट आता है वैल्यू, ठीक है। D/D प्लस S इतनी वैल्यू आती है। D आपको पता है डायमेंशन है, रिलेटिविस्टिक है, नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो उसके लिए आप S लिख दोगे। तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल की वैल्यू इतनी रहती है, ठीक है। क्योंकि इनके बेस पे लास्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और ये सब कुछ आप लोग BSc में करते हो। BSc में आप लोग डेरिवेशंस के साथ करते हो, बहुत लंबी 2-2 पेजेस की डेरिवेशन करते हो। मैक्सवेल के लिए अलग, फर्मियोन्स के लिए अलग, फिर बोस-आइंस्टाइन के लिए अलग, फिर सबके लिए फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हो, फिर सबके लिए एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल, एवरेज एनर्जी, फिर एवरेज नंबर ऑफ मतलब पर पार्टिकल, ये सबके लिए निकालते हैं। तो हम लोगों ने ये सब कुछ जनरलाइज कर दिया है, किसके लिए? मैक्सवेल के लिए भी सेम रहेगा, बोसॉन्स के लिए भी कर दिया है, और फर्मियोन्स के लिए भी हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैम टी बताना क्या है? टेम्परेचर, EF की एनर्जी जगह कैसे आ क्या गया? हुआ EF की जगह मैम टेम्परेचर कैसे आ गया? कि EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। EF है ना जो, वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो EF की जगह पे आप T लिख सकते हो। हम V किसको ले रहे हैं? V क्या है? वॉल्यूम। और U मैम इंटरनल एनर्जी। U इंटरनल एनर्जी, एवरेज एनर्जी सेम ही चीज है। ठीक है मैम। इंटरनल एनर्जी, एवरेज एनर्जी, टोटल एनर्जी सेम ही चीज है। इंटरनल एनर्जी, एवरेज एनर्जी सेम ही चीज है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? बार बार सिलेबस खोलना पड़ता है आप लोगों का। अच्छा, उसके बाद हमारे मैम आप हमारा सिलेबस है ना अपने पास परमानेंट रख लो। नहीं, मैंने ना अकेडमी में रखा हुआ था, घर पे नहीं है, फोन देखना पड़ता है, सामने बोर्ड के साथ चिपकाना पड़ेगा मेरे को लगता है। टॉपिक बताऊं मैं? नहीं, मेरे को याद आ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है मैम। उसके बाद है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन मींस कौन सी होती है ब्लैक बॉडी? ठीक है, कौन सी होती है ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी में देखो क्या होगा, एक ये स्फीयर है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, ब्लैक पेंट कर दिया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, ब्लैक पेंट कर दिया है, और एक हमने रखा है यहाँ से होल। एक स्फीयर लेके उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, ब्लैक पेंट कर दिया है, ठीक है। और एक हमने यहाँ से रखा है छोटा सा होल। अब इस बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी रेडिएशन यहाँ से आएगी, कोई भी रेडिएशन यहाँ से आएगी, इस सारी तरह की रेडिएशंस को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। इस सभी तरह की रेडिएशंस को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गर्मियों में ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक क्या है, एक ऐसी चीज है, ब्लैक में अगर आप कोई भी रेडिएशन फॉल करोगे, किसी भी तरह की रेडिएशन फॉल करोगे, तो सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा। ब्लैक कपड़े में सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, इसमें गर्मियों में
क्यों? क्योंकि ब्लैक सारी तरह की रेडिएशन को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करके गर्म कर देता है उसको, ठीक है। तो कोई भी तरह की रेडिएशन, किसी भी वेवलेंथ, किसी भी फ्रीक्वेंसी की अगर रेडिएशन आप लोग अंदर फॉल करवाओगे, क्योंकि अंदर ब्लैक पॉइंट है, तो वो सारी तरह की रेडिएशन को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। अगर इसने ऑब्जॉर्व कर लिया रेडिएशन को, अब अंदर वाला टेम्परेचर क्या होएगा, बढ़ जाएगा ना। या फिर अगर मैं इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होएगा, ये सारी तरह की रेडिएशन को अमिट भी कर सकता है। ये हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को अमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी सारी तरह की रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है, एंड सारी तरह की रेडिएशन को अमिट भी करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। इसके बेस पे ना जैसे कि क्वेश्चन बनता है, ग्राफ आ जाता है कई बार, इस तरफ वेवलेंथ है, इस तरफ एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। कई बार ना ऐसे ग्राफ दे रखे होते हैं, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ सही होगा, इसकी डेफिनेशन ही सब कुछ बता देगी आपको। इन दोनों में से कौन सा ग्राफ सही होगा, कुछ हो सकता है? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। इसकी जो मैंने डेफिनेशन बोली है ना, सिर्फ डेफिनेशन काफी है इसमें दोनों में से एक करेक्ट बताने के लिए। सोचो। मैम फर्स्ट सही होगा, जितनी बोलो। जितनी जितनी हम फ्रीक्वेंसी देंगे मैम वो उतनी ऑब्जॉर्व करेगा, तो वो जीरो से नहीं शुरू हो रहा, वो मतलब जा रहा है, ग्राफ ऊपर को जा रहा है। और इधर सेकंड वाले में मैम पहले मतलब अभी टच कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन को, फिर वो बढ़ रहा है। Whole range of wavelengths are included in first graph. यस, हमने डेफिनेशन बोली थी। डेफिनेशन क्या बोली थी कि वो सारी तरह की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इतना पार्ट में ये कुछ भी इमिशन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ब्लैक बॉडी का ग्राफ है ही नहीं, ठीक है। ब्लैक बॉडी का ग्राफ 0.01 की रेडिएशन को भी इमिट कर सकता है, तो उसका ग्राफ ये रहेगा। तो याद रखना, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन ही ऐसे वाले ग्राफ्स को, मतलब ऐसे वाले ग्राफ्स में से आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, सिर्फ डेफिनेशन काफी है ब्लैक बॉडी की। तो इसकी हर एक तरह की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है। तो जीरो से देखो 0.01 को भी इमिट करेगा, तो उसका ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, वो करेक्ट होगा। अब डेफिनेशन तो बता दी है, इसमें अब आगे 4 लॉज आते हैं, ठीक है, जिसके बेस पे डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहला लॉ हमारे पास होता है स्टीफन्स लॉ। एक मिनट, मैं ना चार्जर लगा लूं, बैटरी खत्म होने वाली है। तो सबसे पहला लॉ आता है हमारे पास स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है कि जो इंटेंसिटी है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्थ पावर ऑफ टी के। स्टीफन्स लॉ, ये डायरेक्ट लॉ पूछ लिए जाते हैं पेपर में। स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है कि जो इंटेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टी। अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पे लिखूंगी सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब एक और चीज, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये एक यूनिट एरिया में कितनी पावर आ रही है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। अब पावर आगे क्या होती है? पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहां से बन जाएगा इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ से इंटेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैं ये क्यों बता रही हूँ, हो सकता है आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि एरिया कैसे डिपेंड करता है, सॉरी पावर कैसे डिपेंड करती है टी रेज़ टू पावर 4 पे, तो आप इंटेंसिटी को लिखोगे पी बाई ए, तो यहाँ से बोल दोगे। या फिर आपको पूछ लिया जाए कि एनर्जी कैसे वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ, तब भी आपका पास आंसर होना चाहिए। कैसे निकालोगे? सारा कुछ आपको पता है ना कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 4। इंटेंसिटी को पी बाई ए भी लिख सकते हो, ई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप हर एक वेरिएबल की वेरिएशन यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इंटेंसिटी हो जाएगी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या फिर पावर पर यूनिट एरिया। अब उसके बाद सेकेंड लॉ मैं हमारे रिपीट कर दो, पास कौन सा? ये स्टीफन लॉ होता क्या है इसमें? स्टीफन्स लॉ जस्ट ये बोलता है कि जो रेडिएशंस आ रही हैं, ऑब्जॉर्व हो रही हैं या फिर एमिट हो रही हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, ठीक है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे आप लोहे को गर्म करते हो, क्या होता है? पहले वो ब्राउन कलर का होता है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में। कितना हॉट हो जाता है ना, जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाते हो ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जो रेडिएशन अमिट हो रही हैं उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। और कैसी है वेरिएशन? फोर्थ पावर ऑफ टी के साथ वेरी करेगी। ठीक है, देखो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो डबल कर दिया, इंटेंसिटी देखो इसकी फोर्थ पावर के साथ वेरी करेगी। इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी? 2 रेज़ टू पावर 4, ये 16 टाइम्स बढ़ जाएगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर डबल कर दिया तो इंटेंसिटी 16 टाइम्स मतलब बढ़ जाती है। मतलब कहने का कि जो रेडिएशन की एमिशन हो रही है, अमिट हो रही है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इंटेंसिटी क्या है? बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये चीज है। अभी हुआ क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब उसके बाद सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है? प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है क्या? ठीक है, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास ये होता है, जो एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी डेंसिटी है। अब आप लोग बताओ कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? जैसे आप लोग पढ़ते हो ना मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नंबर डेंसिटी, तो ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बन जाएगी नंबर डेंसिटी। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी पर एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम। यस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब भी डेंसिटी लग जाए मतलब उसको वॉल्यूम से हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। तो जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला ये होता है 8 पाई एच सी बाय
लैम्डा रेज टू पावर 5 डी लैम्डा बाय ई रेज टू पावर एच सी बाय लैम्डा केवीटी -1 ये होता है। एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है u लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाय लैम्डा रेज टू पावर 5 डी लैम्डा बाय ई रेज टू पावर एच सी बाय लैम्डा केवीटी -1 ये चीज होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अच्छा, अब इस लॉ के मतलब इसके बेस पे ही हम लोग देखेंगे कि हायर वेवलेंथ पे कैसी वेरिएशन होगी और लोअर वेवलेंथ पे कैसी वेरिएशन होगी। तो हमने अभी दो चीजें करनी है, एक लोअर वेवलेंथ पे, एक हायर वेवलेंथ पे। तो अगर मैं बात करूं लोअर वेवलेंथ पे क्या होगा, लैम्डा केवीटी बड़ा हो जाएगा। अगर मैं लोअर की वेवलेंथ पे बात करूं, लोअर वेवलेंथ मतलब लैम्डा केवीटी क्या है, छोटा है, मतलब एच सी इज ग्रेटर देन लैम्डा केवीटी। अगर वेवलेंथ कम है, लोअर वेवलेंथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे लैम्डा क्या है, छोटा हो गया है ना। अगर लैम्डा छोटा है तो यहाँ पे हमने एच सी बाय लैम्डा केवीटी देखना है, तो उसको नीचे ले आओ, एच सी बाय लैम्डा केवीटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या है, अगर मैं इसको x मान लूं, इसको मैं x मान लूं, तो x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो अगर एक्सपोनेंशियल में जो फैक्टर आ रहा है, x आ रहा है, अगर वो 1 से बड़ा है, तो अगर 1 से बड़ा है e रेज टू पावर x इज ग्रेटर देन 1, तो मैं इस वाले 1 को क्या कर सकती हूँ, निग्लेक्ट कर सकती हूँ। इस वाले 1 को क्या कर सकती हूँ, निग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो अगर मैं इस 1 को निग्लेक्ट करती हूँ तो u ऑफ लैम्डा क्या आ जाएगा, 8 पाई एच सी बाय लैम्डा रेज टू पावर 5 डी लैम्डा बाय ई रेज टू पावर एच सी बाय लैम्डा के डी, ये बन जाएगा। इस 1 को मैंने कर दिया निग्लेक्ट। अब देखो, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ एनर्जी डेंसिटी वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी कर रही है, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि एनर्जी डेंसिटी वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी कर रही है, तो मैं क्या बताऊंगी। जो देखो यहाँ पे एक तो ये वेवलेंथ की मतलब लैम्डा रेज टू पावर 5 है, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म पड़ी है, उसमें भी लैम्डा आ रहा है, बट जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो बहुत स्मॉल होती है। एक्सपोनेंशियल टर्म्स क्या होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं, तो इसके कंपैरिजन आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक चीज बोल सकते हो कि लोअर वेवलेंथ पे u ऑफ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 5। लोअर वेवलेंथ पे जो u ऑफ लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय लैम्डा रेज टू पावर 5, या फिर u ऑफ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 5। अब इस लॉ को हम लोग बोलते हैं वेस लॉ। इसको बोलते हैं वेस लॉ। अब ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि वेस लॉ क्या होता है। ये होता है लोअर वेवलेंथ पे u ऑफ लैम्डा जब मतलब u ऑफ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर, इसको बोलते हैं वेस लॉ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हायर वेवलेंथ पे देखते हैं क्या होगा। हायर वेवलेंथ पे क्या होगा, हमने बाकी सारी चीज कांस्टेंट कंसीडर कर ली। 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एच ठीक फ्लैट ठीक है मैम, डी लैम्डा मैम, जो डी लैम्डा। हाँ, ये तो वैसे ही है वेरिएशन, ये तो वैसे ही कट जाएगा। डेरिवेटिव फॉर्म होएगी तो मैम फिर ये ठीक है मैम, इसको भी कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे फिर। नहीं, इस तरफ भी डी लैम्डा होता है, अगर इस तरफ डी लैम्डा है ना तो इस तरफ भी डी लैम्डा होगा, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है मैम। अच्छा, अब हायर वेवलेंथ पे क्या होगा, हायर वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा बड़ा होगा, तो लैम्डा के बीटी इसको ऐसे लिखते हैं एच सी, मतलब यहाँ पे ये वेवलेंथ क्या है, बड़ी हो गई ना। अब इसको नीचे लेके आओगे तो एच सी बाय लैम्डा के बीटी इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1 है ना, इज लेस देन 1।
तो xc बाय लैम्डा केबीटी लेस देन हो गया 1। मतलब कि अगर आप इसको x बोल रहे हो तो x इज लेस देन 1। तो अगर x लेस देन 1 है, इसका मतलब अगर e रेस टू पावर x है, x अगर बहुत छोटा है 1 से, तो जो एक्सपोनेंशियल होता है, ये एक्सपोनेंशियल होता है ना, उसमें सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लेके चलते हैं, हायर वाली क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब भी x 1 से छोटा होता है, तो जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स होती हैं उसमें सिर्फ 2 टर्म्स लेके चलेंगे, 1 प्लस एक्स लेके चलेंगे। तो अगर 1 प्लस एक्स लिया तो ये एक्सप्रेशन देखो कैसे बन गया, 8 पाई एक्सी बाई लैम्डा रेस टू पावर 5 डी लैम्डा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्सी बाई लैम्डा के बीटी माइनस 1 प्लस एक्सी बाई लैम्डा के बीटी माइनस 1, 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, ये लैम्डा के बीटी ऊपर चला जाएगा। तो ये बना 8 पाई एक्सी लैम्डा रेस टू पावर 5, लैम्डा के बीटी ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई एक्सी इंटू डी लैम्डा। तो एक्सी के साथ एक्सी कैंसिल, एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पाई के बीटी बाई लैम्डा रेस टू पावर 4 इंटू डी लैम्डा। तो देखो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की वेरिएशन कैसे है, लैम्डा रेस टू पावर 4 के साथ वेरिएशन है। इसको हम बोलते हैं रेले जीन्स लॉ। इसको हम बोलते हैं रेले जीन्स लॉ। तो दो तरह के लॉ है, कि बेस लॉ है जो लोअर वेवलेंथ के लिए है, और रेले जीन्स लॉस क्या है, हायर वेवलेंथ के लिए है। ठीक है, तो आपको इतना झंझट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो लोअर वेवलेंथ पे ये लैम्डा रेस टू पावर 5 के साथ वेरी कर रहा है, और हायर वेवलेंथ पे ये लैम्डा रेस टू पावर 4 के साथ वेरी कर रहा है। एक और चीज यहाँ पे देखो, जो एनर्जी डेंसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़ी है। यहाँ पे क्या था, एक्सपोनेंशियल थी, यहाँ पे हमने टर्म लिखी थी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही थी, यहाँ पे क्या वेरी कर रही है, ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 लॉ किए हैं, स्टीफन्स लॉ, प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फिर इसमें ही आगे 2 आ गए, बेस लॉ और रेले जीन्स लॉ। अब हमारे पास इसके बाद लास्ट आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लास्ट आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लैम्डा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब इसका क्या मतलब है, इस तरफ एनर्जी डेंसिटी है, इस तरफ वेवलेंथ है। ठीक है, इस तरफ एनर्जी डेंसिटी है, इस तरफ क्या है, सॉरी उल्टा बोल गई, इस तरफ वेवलेंथ है, इस तरफ क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अभी ना 1 मिनट रुकोगे, मैं पानी पी के आई। अभी देखो, इस तरफ एनर्जी डेंसिटी है और इस तरफ क्या है, वेवलेंथ है। अब यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी दिख रही होगी आपको, ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी दिख रही है। जहां पे मैक्सिमम एनर्जी है ना, उस वेवलेंथ को बोलते हैं
लैम्डा एम। जो हम बोल रहे हैं ना लैम्डा एम मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है। क्या चीज मैक्सिमम है? जहां पे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम है उस वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम आई है उसको हम बोल रहे हैं लैम्डा एम। अब यहाँ पे जो लैम्डा एम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हुआ ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मान लो ये टी टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो लैम्डा एम क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लैम्डा एम क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ये बना, पहले ये लैम्डा M1 था, ये लैम्डा M2 है, ये T2 टेम्परेचर पे है, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। तो देखो लैम्डा M1 पहले बड़ा था, लैम्डा M1 यहाँ पे था, अब लैम्डा M2 क्या आ गया, इससे छोटा। इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ये चीज आई है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो वेवलेंथ एल एम मतलब लैम्डा एम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज आएगी। या फिर अगर टेम्परेचर कम कर दो तो क्या बनेगा ये ग्राफ। अगर आप टेम्परेचर कम कर दो तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, पहले ये ऐसे था फिर ये ऐसे हो जाएगा। ये T1 पे है, ये T2 पे है, अब T1 बड़ा है T2 से, यहाँ पे लैम्डा M1 है, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा। ये ऐसे बनेगा ग्राफ। ये ग्राफ क्लियर है या फिर इसको दोबारा से बताऊं, जल्दी बताओ। कौन से वाला बनेगा मैम, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है, दोनों? दोनों ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अच्छा, T वेरिएशन, है, ठीक है यहाँ मैम। पे T2 छोटा है। मैम फर्स्ट ग्राफ में लैम्डा तो छोटी होगी लेकिन अपन एनर्जी डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना। यस, एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्ट, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ती है, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा था तो इसकी पीक भी ऊपर चली गई है, एनर्जी डेंसिटी बढ़ गई है ना। यहाँ यहाँ पे पहले इतने पे था, आपने टेम्परेचर कम किया है तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा, ये लैम्डा के साथ वेरिएशन है ना, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ होती तो, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ होती तो क्या होता। डायरेक्टली टेम्परेचर। यस, तो डायरेक्टली आ जाता। ठीक है, क्या होता है, हमारे पास ये होता है ना रिलेशन C इज इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी C बाय म्यू, तो यहाँ पे लैम्डा को आ जाएगा C बाय म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी और टी में ग्राफ बनाओगे तो वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मतलब इस तरफ फ्रीक्वेंसी है, अब इस तरफ एनर्जी डेंसिटी है। तो अगर ये ग्राफ है T1 टेम्परेचर पे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है, बट इसकी वैल्यू भी क्या है, बढ़ती है। यहाँ पे हो जाएगा M1, तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब ये ऐसे जाएगा T2 पे, और T2 इज ग्रेटर देन T1। हो रहा है क्लियर दोनों में डिफरेंस क्या है। मैम पीक से भी फर्क पड़ेगा मैम, पीक भी जाएगी ऊपर टेम्परेचर, नीचे।
टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी डेंसिटी तो बढ़ेगी ना। ओके ओके ठीक है मैम। हाँ जी। बट यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसकी वैल्यू में ने भी बढ़ना था, पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे चली गई। इसके ना बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। हाँ, एक मिनट रुको। मैम आप पिछले वाले चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेज देना प्लीज। भेज देती हूँ। ऐप में ही अपलोड किए हुए हैं मैंने एक एक निकाल के। मैम कहाँ पे अपलोड किए हैं आपने? बताऊँ, एक मिनट। टोटल इसके 4 पेपर्स हैं, 2 तो मैंने यूट्यूब पे कराए हुए हैं, 2 मैं आप लोगों को जल्दी मतलब उसके एक पेपर की वीडियोस बन गई हैं, एक ही पेपर रह गया है सिर्फ, वो भी जल्दी अपलोड करूंगी। ये खो गया है मेरा तो। एक आप लोग ना अभी बैठ के, मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो बैठ के देखना, आधे घंटे की क्या 25 मिनट की वीडियो है। उसमें ना एक ब्लैक बॉडी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे करवाए हुए हैं। अभी मैं ग्रुप में वीडियो शेयर कर रही हूँ यूट्यूब की, ठीक है, वो आप अभी बैठ के देखोगे। तो हमारा स्टेटिस्टिकल में इतनी चीजें करनी है आप लोगों ने, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। इतना ही सिर्फ सफिशिएंट है मैम? बीटा पैरामीटर, आइडेंटिफिकेशन, के आई के टी, ये मैम ये कुछ भी नहीं करना है वो इसमें? जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। बीटा पैरामीटर में पता क्या होता है? बीटा, बीटा ये होता है ना, 1/kBt को लिखते हैं बीटा, 1/kBt को बीटा लिखा जाता है, वो है बीटा पैरामीटर्स। बाकी और कुछ भी मतलब, मैम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, ये है जी, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। इंट्रोपी। जी हाँ जी। बताना एक बार, टॉपिक लोग एक बार आप लोग के छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करते हैं। पहले आप लोगों ने बीटा पैरामीटर बोला था ना, इसमें ये सबसे एंड में जाके रिजल्ट यही चीज निकालेंगे कि बीटा किसके इक्वल होगा, 1/kBt के। उसके बाद जो आपने बोला था इंट्रोपी रिलेशन वाला, जो इंट्रोपी होती है वो होती है KBLM।
कि क्या होता है हमारे पास या फिर इसको ना आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, यस थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी बोल सकते हो। जो एंट्रोपी है, एस मींस एंट्रोपी, ये किसके इक्वल होती है, केबी इंटू एल, नेचुरल लॉगरिथमिक है ये, इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ये है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ये भी फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा और कौन से हैं, टॉपिक बता दो। Equipartition of energy, principle of equipartition. प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन, हाँ ये अभी उसमें कर लेंगे थर्मो में। मैम ऑक्यूपेशन इंडेक्स वगैरह GI बाय NI की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 1, कौन सी वाली, ऑक्यूपेशन इंडेक्स की। ऑक्यूपेशन इंडेक्स, हाँ जी, जी नहीं मैम, एक ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी है। सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। Definition नहीं है मैम सच, लेकिन टॉपिक है मैम इसमें। ऑक्यूपेशन देख लेती हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है, इसके बेस पे ना ये कुछ चीजें होती हैं, देख लेती हूँ मैं क्या है ये, मैंने लास्ट करवाया था बट मेरे ध्यान में नहीं है अभी, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं देख लूंगी। और कौन सा टॉपिक है, मैम बाकी तो एक सिलेबस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक टू मोनोएटॉमिक गैस। अच्छा वो जनरलाइज फॉर्मूला में आ जाएगा सारा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, उसका लिए मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मूला बता दिया है। आगे में मैम छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, फ्लक्चुएशंस। मेरे को ही देखना पड़ेगा, मैं देख लूंगी आपका। बाकी आपको कोई एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचते होंगे, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो मैं देख लूंगी, वो इतने ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोग को करवा दी, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको ग्रुप में वीडियो शेयर कर रही हूँ, लिंक ही शेयर कर रही हूँ, अभी बैठ के आप लोग वो देखना, आधा घंटा। मैम स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मो में होगा मैम। हाँ जी ठीक है मैम। मैम आज इवनिंग में दोपहर में क्लास नहीं लगाओगे आप? इवनिंग में आज तो मैम शायद न्यू टीचर लगेंगे मैथ्स के, बोला था, किसने बोला था, ग्रुप में आया था मैसेज, मुझे अब याद नहीं आपकी तरफ से आया था कि पता नहीं। आपने आपने बोला था। मैं नहीं किया था। हाँ जी मैम, पढ़ लिया था पर देखा नहीं था किसने भेजा है। हाँ मैं नहीं किया था, शायद आज से लगे शायद कल से लगे, क्योंकि आप लोगों का पेपर है ना, तो वो मैम तो 28 तक, क्योंकि अभी एक हफ्ते का रेस्ट पे बोला है, तो वो जो जो भी आपका रह गया है आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो से भी देख सकते हो, जो न्यू टीचर करवाएंगे वो भी देख सकते हो। बाकी मैं अभी वीडियो शेयर कर रही हूँ, अभी बैठ के देख लेना। लीव कर दो क्लास। हाँ बस अभी शेयर क्या, हाँ जी लीव कर दो। मैम एक क्वेश्चन करा दो। कौन सा, मैम यही एंट्रोपी वाला आपने लिखवाया था पहले कि 3 फर्मियॉन्स हैं, वो 4 एनर्जी स्टेट्स में जा सकते हैं, तो उनकी एंट्रोपी बतानी थी, तो मैम इसी फॉर्मूले से निकलेगा ना, तो मैम आंसर क्या आएगा इसका? माइक्रोस्टेट्स निकालो पहले। मैम इसकी 4 नहीं आ जाएगा, फर्मियॉन्स है ना मैम, लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा 4C3, तो मैम उसका आंसर 4 आया, फिर मैम आंसर मैम KB log 4 आ जाएगा। हाँ जी ये भी log 4 है ना, इसको आप ये भी लिख सकते हो ना 2⁻², ये 2 आगे भी आ सकता है, हाँ जी, हाँ जी मैम, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी ठीक हो है मैम, सकता है। ठीक है मैम। अभी भेजती हूँ आप लोगों को वीडियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। नहीं ये नहीं वैसे नहीं, तो मैम ने वैसे ही करवाया था पहले जब क्लास लगाई थी ना तब, तो इसलिए पूछ लिया ठीक है था मैंने। ठीक है ठीक है। हम लीव कर जाएं?